What a comprehensive win by Pakistan. What a victory. Sheer dominance from team Pakistan over Australia. ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करना आसान काम नहीं है। टॉस जीतकर सबसे पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग का फ़ैसला किया, जो बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला था, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई थी, तो पाकिस्तान वैसे ही जब भी पहले बैटिंग करता है तो बड़ी टीम के ख़िलाफ़ उनके ज़हन में टारगेट ही नहीं होता कि कितना टारगेट देना है। बड़े टारगेट के चक्कर में 200-250 पे ही ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी टीम आकर आराम से वो चेज़ कर लेती है। इस मैच में रिजवान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने फील्डिंग पहले ली और ऑस्ट्रेलिया को दावत दी कि वो बैटिंग करें आकर। उनका जेक फ्रेज़र मैकगर जो बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन है और बहुत ही अग्रेसिवली खेलता है, पिछले मैच में भी वो बहुत अग्रेसिव खेल रहा था, इस मैच में भी वो बहुत ही अग्रेसिव खेल रहा था। उसने आकर काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले और पूरी तरह से उसके बैट पर बॉल आ रही थी। और वो एक ऐसा एग्रेसिव प्लेयर है कि अगर वो 50-60 गेंदें खेल ले तो सेंचुरी स्कोर कर लेगा। तो इस तरह के प्लेयर को जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी ओपनिंग हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की एग्रेसिव ही रही है। अब डेविड वार्नर वैसे रिटायर हो चुका है और हेड अवेलेबल नहीं है इनको, इसलिए इनकी ओपनिंग स्ट्रगल कर रही है। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी बहुत ही ज़बरदस्त टीम। पाकिस्तान की बॉलिंग ने इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया और ऑस्ट्रेलिया को 160 के टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग ने इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हारिस रऊफ ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। पिछले मैच में मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद हुसनैन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। ओवरऑल हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह से डोमिनेट करने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिला। शाहीन अफरीदी भी अच्छी निक में नज़र आए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। शुरुआत उन्होंने ही की थी, मैकगर को उन्होंने आउट किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही लड़खड़ा गई। रऊफ़ ने आकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और शाहीन अफरीदी ने, हसनैन ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बैड लक टू नसीम के पहला भी 1-2 जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो भी नसीम के ओवर में थे, फिर आखिर में जो 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो भी नसीम के ओवर में थे। खैर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ओपन एक अच्छा स्टार्ट दे दे, 50-60 रन्स की पार्टनरशिप लग जाए, तो ओवरऑल टीम में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है और ऑटोमेटिकली टीम परफॉर्म करने लग जाती है। अगर आपकी ओपनिंग में 60-70 रन की पार्टनरशिप दे दी है, एक अच्छा स्टैंड दे दिया है, तो उसके बाद जो भी प्लेयर आएगा वो उसी रिदम के साथ खेलेगा। एक मोमेंटम जो बना होता है उसी मोमेंटम को लेकर वो चलेगा। पाकिस्तानी ओपनिंग शुरू में तो लग रहा था कि प्रेशर में खेल रहे हैं, लेकिन उनको बॉल्स चाहिए थी। 10-15-20 बॉल्स खेलने के बाद वो अपनी शॉट्स खेलना शुरू हो गए और एकदम से उन्होंने इस तरह से डोमिनेट कर लिया कि देखते ही देखते 130-140 रन की पार्टनरशिप बना ली। साइम अयूब ने जितनी ज़बरदस्त शॉट्स खेली और जितना फेयरलेसली उसने स्टार्क को, कमिंस को और हेज़लवुड को खेला, वो भी तारीफ़ के काबिल है। लग तो यही रहा था कि हमारे ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इनको वैसे ही मैच में ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया है, उम्मीद है कि तीसरे मैच में भी वो इसी तरह से परफॉर्म करेंगे और उम्मीद है कि तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो जाएगा। आखिर में जिस तरह से बाबर आजम ने मैच को फिनिश किया वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मंजर था। डेविड वार्नर कमेंट्री में कह रहे थे कि बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट और अपनी एवरेज को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा बड़ी शॉट्स खेल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसको एक लूज़ बॉल मिली उन्होंने 6 लगाकर मैच को फिनिश कर दिया। सबसे ज़्यादा मज़ा साइम अयूब की बैटिंग देखने में आया और उसके साथ ही अब्दुल्ला शफीक एंकर का रोल प्ले कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेयर जब डोमिनेट कर रहा है तो दूसरे प्लेयर को एंकर का रोल ही प्ले करना चाहिए। तीसरे मैच में सुनने में तो यही आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो की प्लेयर्स हैं, जैसे स्टार्क है, हेज़लवुड है और कमिंस है और शायद स्मिथ और मार्नस लेबुशेन, ये भी नहीं होंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि फ़र्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ये ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाए। वैसे भी रिजवान ने कहा है कि हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि वाकई में हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान एक रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गया। उसने विकेट के पीछे 6 कैचेज़ एक ही मैच में पकड़ लिए थे। अगर 7वां कैच वो पकड़ लेता तो ये एक रिकॉर्ड हो जाना था कि एक ही मैच में विकेट कीपर ने 7 कैचेज़ पकड़े हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के क्रिकेट मैचेस यूएई में हो रहे हैं और शारजा क्रिकेट ग्राउंड
क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा ग्राउंड बन चुका है जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस होस्ट किए हैं। फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया का T20 मैच भी हो चुका है जिसमें इंडिया ने पूरी तरह से साउथ अफ्रीकन बैटिंग को और उनकी बॉलिंग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। पहले तो बैटिंग करते हुए इंडिया ने 200 स्कोर का बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा, जबकि ये पिच 150 स्कोर वाली थी। अब पता नहीं, शायद साउथ अफ्रीका इंडिया के टेस्ट मैचेस देख रही थी, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने स्पिन बॉलिंग की बेस पर इंडिया को डोमिनेट किया हुआ था, इसी तरह से शायद साउथ अफ्रीका का भी प्लान था। तो उन्होंने दूसरे ओवर से स्पिनर्स लगाना शुरू कर दिए, लेकिन आगे संजू सैमसन खड़ा था जो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलता है। और अगर उसके लास्ट मैचेस देखे जाएं तो उसने वनडे में, T20 में और डोमेस्टिक की क्रिकेट में 100 स्कोर किया है अपने लास्ट मैचेस में। तो वो पूरी तरह से फॉर्म में है और उसके सामने जब आप स्पिन लगाएंगे तो उसने तो फिर आपको इसी तरह से मारना है। वैसे भी एशियंस स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। कहीं पे भी नहीं लगा कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही इजीली साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स को इंडिया खेल रहा था और संजू सैमसन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड लेवल कर दिया हुआ है। उस बंदे ने अपनी T20 की इनिंग्स में 10 छक्के लगाए हैं और तकरीबन 7-8 चौके हिट किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी और यही बेसलाइन बनी है कि इंडिया 200 स्कोर का बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ, क्योंकि संजू के अलावा कोई भी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और अगर संजू जल्दी आउट हो जाता तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को पकड़ लेती और 150 रन्स के स्कोर पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेती, क्योंकि ये विकेट 150 स्कोर वाली ही थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसे ही बैटिंग पर आई तो पहले ओवर में ही उनकी विकेट गिर गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका तकरीबन 115-16 स्कोर पे उनके 7-8 आउट हो चुके थे। तो 60 रन्स के मार्जिन से इंडिया ने साउथ अफ्रीका से ये पहला T20I जीत लिया है। इंडिया ने चूँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, इसके लिए इंडिया ने अपनी टेस्ट साइड के कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजे हुए हैं, जिनके मैचेस ऑस्ट्रेलिया ए की साइड के साथ हो रहे हैं। रिसेंटली जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में मैच हुआ है उसमें KL राहुल भी खेल रहे थे, लेकिन KL राहुल बैटिंग करते हुए शायद ब्रेन फेड का शिकार हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि बॉल को लेफ़्ट करना है या प्ले करना है और अजीब तरीके से वो आउट हो गए। ये वीडियो देखें। And it is KL Rahul that is the latest to fall through the legs. उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया है और इंडिया अपने तमाम मैचेस दुबई के अंदर खेलेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए अभी भी पाकिस्तानी टीम के पास तकरीबन 14 से 15 वनडे मैचेस हैं जो इन्होंने खेलने हैं और ट्राई सीरीज़ भी प्रपोज की जा रही हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान के उनके साथ वनडे मैचेस होंगे। तो इस तरह से पहले तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास और उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगा। और चैम्पियन ट्रॉफ़ी में आप इंडिया पर भी इसी तरह से डोमिनेट करें, क्योंकि दुबई के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान का ही है। सबसे ज़्यादा मैचेस भी पाकिस्तान ने दुबई के अंदर खेले हैं और दुबई भी पाकिस्तान के लिए होम ग्राउंड जैसा ही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच होगा तो उसमें पाकिस्तान इंडिया से ये मैच जीत लेगा। चैम्पियन ट्रॉफ़ी में हमेशा से पाकिस्तान ने ही इंडिया को डोमिनेट किया है। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप अपने बाकी के मैचेस तो पाकिस्तान में खेलें। आप अपनी टूर्नामेंट्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं आप करें। जो भी शेड्यूल आपके पास है आप उस शेड्यूल के मुताबिक चलें। अगर इंडिया नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ज़ाहिर है इंडियन बोर्ड पैसे पर बहुत इतराता है। वैसे भी इनके बारे में ये मशहूर है कि ये जब भी किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं तो इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन क्रू के लिए, जितना भी ये सारा इनका मैनेजमेंट होती है, ग्रुप होता है, इनके लिए ये हमेशा से अलहदा होटल ही लेते हैं। तो इंडिया को इंडिया के हाल पर छोड़ दो। सबसे बेहतरीन जवाब जो इंडिया के लिए है वो यही है कि पाकिस्तान इंडिया से चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच जीते। 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ का डिसाइडर मैच होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स इस टीम में नहीं होंगे। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को हल्का बिल्कुल भी नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम खेल रहे हैं। दूसरा ये कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी भी प्रेशर में नहीं आती। तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने आप पर चढ़कर ही खेलना है। जिस तरह से हमारी बॉलिंग डोमिनेट कर रही है,
उम्मीद की जा सकती है कि हम ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएंगे और जैसा कि रिजवान ने कहा है, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।